Hello everyone, welcome to Edunomics. Today we are going to study production method. ठीक है, आ जाओ. देखो बच्चा लोग, टोटल नेशनल इनकम में कितने मेथड होते हैं? पहला मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. फर्स्ट मेथड इज आर एक्सपेंडिचर मेथड, जो हम लोगों ने कर लिया है. दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड. अगेन वी हैव डन दिस. एंड द लास्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जो आपके सिलेबस में है वो है प्रोडक्शन मेथड. सो आज हम लोग प्रोडक्शन मेथड के पूरे डिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, A to Z, स्टार्टिंग फॉर कि क्या डेफिनेशन है और लास्ट में कहां तक कैलकुलेशन जाता है. Now production method also known as value added method. Production method also known as value added method. अब ये value addition क्या होता है, शुरुआत इससे करते हैं. ध्यान से समझिएगा. जैसे हमारे पास एक रॉ कॉटन है, ठीक है, कोई रॉ कॉटन हमारे पास आ गया है कहीं से, हम उसका क्या कर रहे हैं, धागा बना रहे हैं और धागे से शर्ट बना रहे हैं. अब एज अ प्रोड्यूसर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग यूटिलिटी इन दैट गुड, वी आर एडिंग वैल्यू टू दैट प्रोडक्ट. रॉ कॉटन अगर कोई तुमको देगा तो तुम पहनोगे, क्या करोगे? मतलब रॉ कॉटन का तो कोई यूज नहीं है, बट अगर उसी का कपड़ा बना दिया जाए और आपके लिए एक ड्रेस बनाई जाए तो आप उसको पहन लीजिएगा. तो यहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन. क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन. वो रॉ कॉटन हमने खरीदा 100 रुपए में, ड्रेस बनाई और उस ड्रेस को बेच दिया 500 रुपए में, उस पर ब्रांड लगा दिया, उसको बेच दिया 2000 रुपए में. तो प्रोड्यूसर बेसिकली क्या करता है, रॉ मटेरियल लेता है और उसमें वैल्यू ऐड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये जितना वैल्यू ऐड हो रहा है, इसी वैल्यू एडिशन को हम जब काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो बन जाता है जीडीपी एमपी. क्या बन जाता है, जीडीपी एमपी. चलो, दिस मेथड कैलकुलेट्स व्हाट, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करता है, या फिर जीडीपी एमपी के जगह में इसमें क्या बोला जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. देखो बहुत सिंपल सी बात है, जीडीपी एमपी बोलो या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलो, दोनों का बात एकदम बराबर है. ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है, सर ये जीवीए क्या दिया हुआ है, जीडीपी एमपी क्या है, हम लोग तो जीडीपी एमपी पढ़ रहे थे. परेशान नहीं होना है, दोनों सेम चीज है. ठीक है, चलो अब आ जाओ. देखो हमारे इकोनॉमी में बच्चा लोग कितना सेक्टर होता है, हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं. कौन कौन से सेक्टर हैं? सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर. बहुत बढ़िया. जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन सा सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर. जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं और उसमें कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, उससे कुछ नया बना रहे हैं, वो कौन सा सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर. और लास्ट कौन सा सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, जो बेसिकली ट्रेड पे फोकस करता है. ये बेसिकली किस पे फोकस करता है, ट्रेड पे फोकस करता है, कि सामान खरीद के इधर से लेके आए और बिग बाजार जैसे एक तरफ से खरीद के लाए, दूसरी तरफ सेल कर दिया. तो यहां पे भी वैल्यू एडिशन हो रहा है. तो वैल्यू एडिशन बेसिकली पूरे के पूरे इकोनॉमी में कितने में होता है, 3 सेक्टर्स में होता है. एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शियरी सेक्टर. अब एक बात समझना मेरा, प्राइमरी सेक्टर जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट किसको भेजता है, किसको भेजता है, सेकेंडरी सेक्टर को. सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्ट बनाता है वही ट्रेड में किसके यूज होते हैं, टर्शियरी सेक्टर के. तो प्रोडक्ट ना इनके आपस में भी रोटेट होते रहते हैं, ये चीज याद रखिएगा, आगे काम देगा, है ना. प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं, ये सिर्फ बना के डायरेक्ट कस्टमर या डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचते, ये आपस में भी सेक्टर्स अपने प्रोडक्ट को रोटेट करते हैं. ठीक है, अच्छा अभी इन शॉर्ट जो आउटपुट ये बना रहे हैं, जो वैल्यू एडिशन प्राइमरी सेक्टर कर रहा है, प्लस जो वैल्यू एडिशन सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है, प्लस जो वैल्यू एडिशन टर्शियरी सेक्टर कर रहा है, तीनों को प्लस कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीडीपी एमपी या फिर जीवीए. यही पूरा का पूरा मेथड कौन सा मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है. ठीक है, इंट्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन मेथड का. इन शॉर्ट अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो प्रोडक्शन मेथड क्या हो जाएगा, कि भाई जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस बन रहा है या फिर उन गुड्स एंड सर्विस पे वैल्यू ऐड हो रहा है, उन सारे वैल्यू एडिशन को आप एक जगह ऐड करो और वही बन जाएगा आपका जीवीए एमपी या फिर जीडीपी एमपी. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमारा डेफिनेशन बता रहा है. क्या डेफिनेशन है हमारा, इट इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. बेसिकली यहां पे लिख सकते हो आप कि विच इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर्स
ऑल सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स हमने पढ़े ना तीनों, ऑल सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट है, पढ़ाया हुआ है, तो इन एन अकाउंटिंग ईयर साल भर के कंसेप्ट को नेशनल इनकम ऐड करता है। अच्छा, मेथड पे आ जाते हैं। डेफिनेशन आई होप सबका क्लियर है। मेथड पे आ जाते हैं। मेथड क्या कह रहा है? जीडीपी एमपी और जीवीए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चा लोग एकदम ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बना रहे हैं उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं उसका क्या वैल्यू है? तो इसका अपना एक फॉर्मूला है। सेकंड स्टेप में इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी अगर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को यहां पे हम इंसर्ट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के जगह पे, तो टोटल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करिए नेशनल इनकम, तो आप सबसे पहले लिखना जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट आपको यह जानना जरूरी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमें क्या करना था? ये हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी है। इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को हमें जोड़ना है। हम जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा? जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या मार्केट प्राइस है? तो सबसे पहले बोला कि देखो, तीनों सेक्टर जितना भी प्रोडक्ट बेच रहा है वो बनाए होंगे तब बेचे होंगे, उन्होंने वैल्यू एडिशन किया होगा तब बेचा होगा। तो क्यों ना हम सबसे पहले उनके सेल को उठा लें कि भाई आपने कितना सेल्स किया, आपका कितना सेल है, आपका सेल 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितने भी सेक्टर्स का टोटल सेल है ना, वो उठा लिया कि भाई आपका सेल्स कितना है, आप सेल्स ले आके रख दो, सारे सेल्स को जोड़ दिया। प्लस इसमें आता है चेंज इन स्टॉक का कंसेप्ट। देखो बच्चा लोग, चेंज इन स्टॉक का कंसेप्ट हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड में भी पढ़ा हुआ है। वापस आ रहे हैं यहाँ पे। चेंज इन स्टॉक में दो चीजें आती हैं, एक आता है क्लोजिंग स्टॉक और एक आता है ओपनिंग स्टॉक। अब फिर ये सवाल आता है सर कि कौन सा ऐड होगा नेशनल इनकम में और कौन सा ऐड नहीं होगा? तो ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो बच जाता है साल भर के एंड में। तो साल भर के एंड में अगर कोई स्टॉक बचा हुआ है जो नहीं बिका, तो दैट मींस वो इस साल बना था, नहीं बिका कोई दिक्कत नहीं, सेल्स में वो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट बना तो इसी साल था ना, तो नेशनल इनकम ऑफ करंट ईयर में वो ऐड हो जाना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक को बेसिकली हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड करते हैं ये क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो नहीं बिकते हैं, तो बन जाते हैं, इसी साल बन गए, 2024 में बन गया है, बट बिका नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको जोड़ लेना चाहिए। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। दूसरा चीज है ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। सवाल आता है क्यों? देखो, ओपनिंग स्टॉक साल भर के स्टार्टिंग में है, जैसे 2024 है ना, तो 2024 के अप्रैल में कुछ स्टॉक हमारे पास बचा हुआ होगा, बट सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक इस साल का बना है? नहीं ना, ये स्टॉक लास्ट ईयर का बना है जो हम इस साल बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि बच गया था, तो अब इस साल बेच रहे हैं। बट क्या उसको अभी करंट ईयर में ट्रीट करना सही है? नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट ईयर, इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन अ पास्ट ईयर। वो पुराने साल में ही प्रोड्यूस हुआ था। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो ये याद रखिएगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। इन शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, या ये चीज आप लिख भी लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। अभी पूरा फॉर्मूला क्या आ गया? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वी हैव डिस्कस सेल, वी हैव डिस्कस चेंज इन स्टॉक। अब बात आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए बच्चा लोग, अभी ऐसे ध्यान से सुनना कि सेल्स अगर सिंपल दिया है, सेल्स ऑफ अ करंट ईयर और सेल्स ऑफ सेक्टर ए, सेल ऑफ सेक्टर बी, सेल ऑफ सेक्टर सी, ऐसे करके दिया है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उठा लेना है। बट अगर वहां सवाल में डोमेस्टिक सेल दिया है, क्या दिया है? डोमेस्टिक सेल दिया है। ध्यान से सुनो, सेल्स में अगर डोमेस्टिक सेल दिया है कि भाई डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब क्या है? कि सिर्फ देश के अंदर बेच रहे हैं,
बट ऐसा जरूरी है क्या कि हमारा प्राइमरी सेक्टर सिर्फ देश में बेचता है या सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ देश में बेचता है? हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अलग अलग देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं। अब आप बताओ कि जब हम वैल्यू एडिशन का बात करेंगे कि आपने कितना गुड्स बनाया, तो आप गुड्स बना रहे हैं, आप डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच सकते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो जब हम सेल्स का बात करेंगे तो सेल हमारा इस समय की भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है ना? वो डोमेस्टिक मार्केट में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला आ गया कि अगर डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है तो आप उसमें क्या ऐड कर लीजिए, आप उसमें एक्सपोर्ट ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा पार्ट बन जाएगा, वो ऐड हो जाएगा किसमें? टोटल सेल में। बढ़िया। नेक्स्ट आ रहा है चेंज इन स्टॉक, जो हम लोगों ने बात कर लिया कि चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में दो अलग टाइप से चेंज इन स्टॉक को मेंशन भी कर सकता है। कैसे कैसे मेंशन कर देगा? इंक्रीज इन स्टॉक। अच्छा ऐसे समझो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, ओपनिंग स्टॉक कम है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया 100, ओपनिंग स्टॉक है 80, माइनस करोगे तो 20 आएगा। ये 20 क्या बता रहा है? कि हमारा स्टॉक 20 नंबर से 20 यूनिट से ज्यादा है। हमारा स्टॉक कितने यूनिट से ज्यादा है? 20 यूनिट से ज्यादा है। तो ये कहलाएगा इंक्रीज इन स्टॉक। क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन स्टॉक। तो इंक्रीज इन स्टॉक इज जनरली एडेड एंड डिक्रीज इन स्टॉक रिवर्स कर दो। जब आपका ओपनिंग ज्यादा हो जाए और क्लोजिंग कम हो जाए तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन स्टॉक इज जनरली सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक में इंक्रीज इन स्टॉक अगर वर्ड में दिया है, मान लो क्वेश्चन में आपके इंक्रीज इन स्टॉक दिया है, तो वो तो ऐड कर दोगे, वो बहुत सिंपल है। बट अगर डिक्रीज इन स्टॉक, रिडक्शन इन स्टॉक, फॉल इन स्टॉक ऐसे करके दे रहा है, नाम बदल बदल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो परेशान नहीं होना। दैट मींस ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था और क्लोजिंग स्टॉक कम है। ठीक है, तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगा, उसको माइनस कर दोगे। ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब आ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर के उस पोर्शन पे जो सबसे ट्रिकी है। अभी तक का तो सिंपल पोर्शन चल रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा। बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पे बच्चे जनरली कंफ्यूज करते हैं। तो बिफोर आई जंप ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, लेट्स डू अ रिकैप ऑफ व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। जल्दी से ध्यान से सुनना। फाइनल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर लिया है और जिनमें वैल्यू एडिशन नहीं है। ये जनरली वैसे कमोडिटीज होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, या फिर ये वैसे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाएं और प्रोड्यूसर इनको 5 साल 6 साल 10 साल के लिए यूज करता है। ठीक है, जिसको डायरेक्ट रीसेल नहीं करता बट वो यूज करता है उन प्रोडक्ट्स को टू क्रिएट समथिंग लाइक बिग मशीन्स। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं फाइनल गुड्स। अगर मैं मैगी परचेज करके अपने घर पे लेके जा रहा हूं और खा रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड्स है। ठीक है, अगर मैं बाइक राइड कर रहा हूं तो वो बाइक मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड्स है। बढ़िया, तो ये हो गया फाइनल गुड्स। अब आ जाओ कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स पे। इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं की है, यानी अभी उसमें कुछ बदलाव बाकी है। दूसरा है कि इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिनमें वैल्यू एडिशन अभी कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में है और ये जैसे ही कन्वर्ट होंगे, जैसे ही ये अपग्रेड होंगे, इनका वैल्यू एडअप हो जाएगा। या फिर ये वैसे गुड्स होते हैं जो रीसेल पर्पस के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कमोडिटी खरीदा है, मैंने उसमें वैल्यू एडिशन किया और उसको सेल कर दिया। मैंने कमोडिटी खरीदा 10 रुपए में, उसमें 5 रुपए और ऐड किए और 15 रुपए में बेच दिया। तो वो गुड्स जो रीसेल पर्पस के लिए भी आते हैं उनको भी इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। ठीक है, आई होप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स रिवाइज हो गया। अब आ जाओ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैसे खर्च को कहा जाता है जो किस गुड्स पे होता है? इंटरमीडिएट गुड्स पे होता है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, वैसा खर्च जो किस पे हो, वैसा एक्सपेंडिचर जो किस पे हो? इंटरमीडिएट गुड्स पे हो, उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। रीड करो मेरे साथ। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल। यहां पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं? सिंपल लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा? रॉ मटेरियल। राइट, इनपुट फॉर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल हो गया। कोयला खरीद के ले जा रहे हो फैक्ट्री के लिए, वो कोयला क्या हो गया तुम्हारा? इनपुट फॉर प्रोडक्शन। और एज अ स्टॉक फॉर रीसेल, और एज अ स्टॉक फॉर रीसेल। हो सकता है कि आप उसमें कुछ बदलाव नहीं करें बट आप उसको खरीद के रखें हैं ताकि आप उसको बेच सकें। क्या हो गया ये? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैसा खर्च जो या तो इनपुट पे लग रहा है या फिर रीसेल पे लग रहा है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स पे लग रहा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स पे लगने वाले खर्च को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। अब सवाल यह है सर कि माइनस क्यों करते हैं? वाई
आर वी सब्ट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट गुड्स? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज सब्ट्रैक्टेड टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बच्चा एकदम ध्यान से सुनना है इसको। व्हाट इज डबल काउंटिंग? व्हाट इज डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम? जब आप नेशनल इनकम में किसी एक वैल्यू को एक बार से ज्यादा ऐड करते हैं तो उसको डबल काउंटिंग कहा जाता है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, व्हेन यू आर एडिंग अ सर्टेन कॉम्पोनेंट मोर देन वंस इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इट इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। ठीक है, तो अभी आ जाओ डबल काउंटिंग। क्या असर है डबल काउंटिंग का, ये समझना। जैसे मान लो कि ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया, ए उस प्रोडक्ट को किसको बेच रहा है? बी को बेचेगा। बी उस प्रोडक्ट को किसको बेच रहा है? सी को बेचेगा। अब ऐसे समझो कि ए जब सेल कर रहा है, सेल टू बी, जब बेच रहा है तो यहां पे तो ऐड हो जाएगा, सेल्स टू बी ऐड हो जाएगा। बी जब खरीद रहा है तो बी दो एक्टिविटी कर रहा है। बी क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है? पहला बी कर रहा है कि वो परचेज कर रहा है। किससे परचेज कर रहा है? परचेज फ्रॉम ए। बढ़िया, पहला एक्टिविटी क्या कर रहा है? वो ए से खरीद रहा है। बढ़िया। दूसरा एक्टिविटी कर रहा है कि वो बेच रहा है। वो किसको बेच रहा है भाई? वो बेच रहा है सी को। तो दूसरा एक्टिविटी वो कर रहा है सेल्स टू सी। बढ़िया, प्रोडक्ट बेच दिया। अब ये समझना, इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना। बी जब इस कमोडिटी को खरीद रहा है तो क्या ये कमोडिटी बी के लिए फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट हुआ ना, क्योंकि ये खरीद रहा है रीसेल पर्पस से। तो इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करना है? इंटरमीडिएट गुड्स को हमें माइनस करना है। बढ़िया। और जब वो दोबारा बेच रहा है, इसको क्या करना है? ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। बढ़िया। अभी मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं, डबल काउंटिंग क्या है वो हम लोग क्लियरली अभी पढ़ेंगे। सी पे आ जाओ। सी भी दो काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है? ये परचेज कर रहा है। किससे परचेज कर रहा है बेटा? ये परचेज कर रहा है बी से। परचेज फ्रॉम बी। और दूसरा काम क्या कर रहा है? सेल्स टू कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी लास्ट है, लास्ट कंज्यूमर है यहां पे एक, इस कंज्यूमर को ये क्या कर रहा है? सेल कर दे रहा है। बढ़िया। तो ये भी दो काम कर रहा है। इसका परचेज फिर क्या हो जाएगा? इसका परचेज यहां पे माइनस हो जाएगा और सेल्स प्लस हो जाएगा। फिर से वही चीज है कि परचेज ये क्या है? इंटरमीडिएट है। परचेज क्या है? इंटरमीडिएट है। क्यों करते हैं ये? थोड़ा सा इस पे आ जाओ कि ये एक्चुअल में क्यों होता है। ध्यान से आप समझिएगा कि ये एक्चुअल में क्यों किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे यहां। आ जाओ, देखो ध्यान से। ए ने जब एक प्रोडक्ट बेचा, मान लो कि ए ने प्रोडक्ट बनाया, उसको 100 रुपए में किसको बेचा? बी को। बी ने इसी प्रोडक्ट को 120 रुपए में किसको बेचा? सी को। बढ़िया। सी ने इस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच दिया। कितने में? कस्टमर है ये हमारा, थोड़ा सा अजीब कस्टमर है, बट ये कस्टमर को बेच दिया किसने? 150 में। बढ़िया। ये हमारा पूरा लाइन है, पूरा प्रोडक्शन बना, यहां से गया। अब ये प्रोडक्शन आप ऐसे भी समझ सकते हो, कंपनी, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। अब ऐसे समझो कि यहां पे अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं ले, अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सिर्फ सेल्स लेते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं? हम इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि ए ने बेचा, फिर बी ने बेचा, फिर सी ने बेचा, तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जीडीपी कितना रिप्रेजेंट हो रहा है? एक्चुअल में जीडीपी आप देखोगे तो 100, 120, 220 और 150 यानी 370। टोटल कितना हो जाएगा? 370। यानी कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट का वैल्यू जा रहा है 150, लेकिन नेशनल इनकम में हमने ऐड किया 350। क्या ये सही है? सोचो, क्या ये सही है? क्या प्रोडक्ट 350 का था? नहीं, प्रोडक्ट कितने का कस्टमर के पास है? 150। तो सर यहां पे ये 350 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने सबका सिर्फ क्या ऐड किया है? सबका सिर्फ सेल्स ऐड किया है। तो अगर सिर्फ सेल्स ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। बार बार हम ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ एवरी सेक्टर हम ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल आप ऐसे समझो कि यहां से आप इंटरमीडिएट को हटाना शुरू करो। किसको हटाना शुरू करो? इंटरमीडिएट। जैसे
बी के लिए इंटरमीडिएट क्या है? ये 100 रुपए जो इसने बेचा, बी ने खरीदा, सेल ऑफ ए टू बी इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर बी बिकॉज बी इज परचेजिंग, है ना। एक का सेल्स दूसरे का परचेज है। देखो, सेल्स ऑफ अदर सेक्टर्स, है ना, परचेज ऑफ अनदर सेक्टर, यानी अगर हम यहां पे सेल कर रहे हैं, यहां पे वन सेक्टर होगा, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए आप लोग, यहां पे अदर नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे होगा सेल्स टू वन सेक्टर, सेल ऑफ वन सेक्टर इज परचेज ऑफ अनदर। ठीक है, ये चीज लिख लेना। जैसे ए का जो सेल है वो बी के लिए क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, सेम। अब देखो ये 100 रुपए, बी में आ जाओ, कंफ्यूजन यहां पे 120 का है, 120 को दो पार्ट में बांटो, 100 और 20, एकदम ध्यान से सुनना, 120 को दो पार्ट में बांटो, 100 और 20, इसमें से 20 तो वैल्यू एडिशन है, 20 क्या है यहां पे, 20 क्या है यहां पे, 20 वैल्यू एडिशन है, 20 हो गया वैल्यू एडिशन, और ये जो 100 है वो हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि ये 100 कहां से आया था, ए को तो पे कर दिया हमने, ए को हमने पे कर दिया, तो ये 100 माइनस हो जाएगा, ये 20 ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी जो आपने खर्च किया था ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए उसको माइनस करो, जो बच गया वैल्यू एडिशन उसको ऐड कर लो। फिर आ जाओ सी के केस में, सी में सेम है, 150 है, 150 में से जो खर्च है, यानी जो बी को पेमेंट किया सी ने कितना पेमेंट किया, 120 इसका क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और रिमेनिंग 30 रुपीज क्या हो गया इसका, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन को ऐड कर लेंगे, इंटरमीडिएट को माइनस कर लेंगे, समझ में आया। अब इस पूरे सेट को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें प्लस हो रही हैं, क्या क्या चीजें माइनस हो रही हैं, मैं यहां पे कट करके आपको बता रहा हूं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या क्या चीजें ऐड होंगी, 100 ऐड होगा, 20 ऐड होगा, 30 ऐड होगा, यानी 100 प्लस 20 प्लस 30 क्या हो गया, ये टोटल 150, और कस्टमर के पास क्या गया था, कितना गया था, 150, समझ में आया। तो ये है पूरा का पूरा आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डबल काउंटिंग इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि नेशनल इनकम हमारा बहुत ही ज्यादा मिसकैलकुलेट हो जाएगा, और डबल काउंटिंग बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स हम क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं नेशनल इनकम के जो आपको ध्यान रखने हैं कि क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको ऐड करने हैं, जो आपको ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा। सो आ जाइए, यहां पे पूरा का पूरा हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों माइनस हो रहा है ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, उसका डेफिनेशन, दैट इज सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। फार्मूला क्या होता है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, और जीवीए एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का कोई और मेथड है, यस सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट का दो फार्मूला होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर उसमें वेराइटी हो सकता है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, वैसा खर्च जो हम इंटरमीडिएट गुड्स के लिए करते हैं उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, वैसे गुड्स जो या तो वैल्यू एडिशन पर्पस के लिए आए हो या फिर रीसेल पर्पस के लिए आए हो, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है, ठीक है। जब इसमें इन पूरे सेक्टर्स को ऐड करते हैं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो क्रिएट होता है हमारा जीडीपी एमपी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं आपको। क्या क्या क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अंडर आउटपुट मेथड, एक्सप्लेन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, व्हाट इज डबल काउंटिंग, इसके बाद आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक सजेशन है, अगर आपके न्यूमेरिकल में सेक्टर वाइज डिवाइडेड है और लंबा क्वेश्चन है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक सेक्टर का जीवीए पहले निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी का सारा कंपोनेंट आपके क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन बड़ा है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप सेक्टर ए का निकालो, यानी सेल्स ऑफ सेक्टर ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेक्टर ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेक्टर ए माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेक्टर ए। तो सब सेक्टर ए का एक तरफ, उसका जीवीए निकाल लो, सेक्टर बी का ऐसे, सेक्टर सी का ऐसे, लास्ट में तीनों को ऐड कर देना। और इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है गुड, जो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखने वाली बात यह है
कि अगर मैं किसी को बेच रहा हूं तो उसके लिए वो खरीद है, तो अगर एक सेक्टर सेल कर रहा है तो उसके लिए दूसरा परचेज है। तो मेरे लिए सेल्स ऐड होगा तो दूसरे के लिए वो माइनस होगा, बिकॉज उसके लिए ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे मींस मेथड में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके पास आएगा नहीं। अल्टीमेटली जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग? एनएनपी एफसी में। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर है बाय स्टडिंग लास्ट 2 मेथड्स कि जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करते हैं? एनएनपी एमपी में कन्वर्ट करते हैं। So now you are good to start solving numericals. Please start solving numericals and all the best for your exam. Thank you.